कि हाँ भाई मैं तेरे से सोल्व नहीं होगा, उसी को सोल्व करिए। क्योंकि फ्रेंड्स इतिहास तभी बनता है जहां पर लोग हार मान लेते हैं ना कि भाई ये मेरे से नहीं होगा, वही आप करने की कोशिश करो, तभी इतिहास रचा जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा, अगर आज ये वीडियो आप अच्छे समझ गए ना तो बड़े से बड़े लेवल के एग्जाम को आप ऐसे क्रैक करोगे। फ्रेंड्स आज ये वीडियो में बहुत ही डीप एनालिसिस और मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बाद बना रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है आज 80% कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भैया मैंने 5-6 बार कंप्लीट सिलेबस को बहुत ही अच्छे से कवर कर रखा है, लेकिन फिर भी एग्जाम क्रैक नहीं होता। कुछ लोग ये बोलते हैं कि डेली में 5-5, 6-6 घंटा डेडिकेटेडली प्रिपरेशन कर रहा हूं, लेकिन फिर भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहे। कुछ लोग कमेंट में ये बोलता है कि भैया मैथ्स की मैंने 4-5 बार डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल बुक को अच्छे से कवर करके रखा है, लेकिन फिर भी हाईएस्ट स्कोर नहीं हो पाता। आपकी भी यही प्रॉब्लम है ना? सच बताइएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो बंदा यार कई सालों से 5-6 घंटा डेडिकेटेडली प्रिपरेशन कर रहा है, वो एग्जाम को क्यों क्रैक नहीं कर पा रहा है? कमी कहां पर है? सब लोग यही जानने में लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपको मिस्टेक बताऊंगा कि आप गलती कहां पर कर रहे हो, एंड देन आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या चाहिए, जिसके बाद आप बड़े से बड़े लेवल के एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। एग्जांपल थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आजकल तो सभी को बुक से इरिटेशन हो रही है, क्योंकि बहुत बार बड़ी बड़ी बुक कवर कर रखी है। एग्जांपल समझाने से पहले आपको पता होगा, आपने एक मूवी देखी होगी अजय देवगन और आमिर खान की, जहां पर अजय देवगन एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जाने की कोशिश करते हैं पाइप के थ्रू। बहुत ही पॉपुलर मूवी हुई थी। एग्जांपल कुछ इसी से रिलेटेड है। यहां पर हमारी दो ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, बीच में प्रॉपर गैप है, और यहां पर भी कुछ इसी तरीके से पाइप बने हुए हैं। अब क्या होता है फ्रेंड्स, एक मार्शल आर्ट स्कूल होता है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनका एक प्रॉपर ग्रुप होता है, स्टूडेंट्स वहां पर मार्शल आर्ट सीखने आते हैं। अब क्या होता है, एक दिन गुरु उन सभी स्टूडेंट को बोलता है कि आज से ठीक 10 दिन बाद मैं आपकी एक परीक्षा लेने वाला हूं, जिसमें आपको एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे जाना है इन पाइप के थ्रू। ये सभी पाइप अलग अलग डिस्टेंस पर लगे हुए हैं, कुछ 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट। ठीक है, गुरु ने बोला कि उससे पहले आपके पास 10 दिन है, बढ़िया प्रैक्टिस करो। 10 दिन बाद आपको बोलूंगा कि हाँ इस पाइप से उस बिल्डिंग पर आपको जाना है, तो आपको जाके दिखाना है। टाइम प्रॉपर दे दिया, 10 दिन तक खूब प्रैक्टिस करो। तो भाई सभी स्टूडेंट प्रॉपर प्रैक्टिस करने में लग गए। सब लोगों ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। कुछ लोग सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट होता है, और सही कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कुछ भी करना है तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने लगो। मोस्टली स्टूडेंट बेस मजबूत करने के लिए पहले नीचे यानी कि 10 फीट के ऊपर जाके देखें, हाँ 10 फीट के ऊपर आसानी से चले गए। फिर 20 फीट के ऊपर पाइप के ऊपर गए, प्रैक्टिस करने लग गए। डेली आते 20 फीट 30 फीट तक अपना प्रैक्टिस करते, डेली आते 10 फीट 20 फीट तक इनके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे थे कि हाँ हम उस बिल्डिंग पर जा पा रहे हैं। फिर नहीं, किसी की हिम्मत ना पड़े 40 फीट 50 फीट 60 फीट तक जाने की, सब इनके ऊपर को ही चल के डेली आते और इनके ऊपर प्रैक्टिस करते। लेकिन फ्रेंड्स वहां पर एक स्टूडेंट ऐसा भी था जिसने अपना कॉन्सेप्ट चेंज किया, जिसकी थोड़ी सोच अलग थी। उसने क्या किया, पहले दिन वो 10 फीट के पाइप के ऊपर को उसने जाके देखा, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, आसानी से चला गया। दूसरे दिन 20 फीट के पाइप के ऊपर गया, आसानी से चला गया। फिर 30 फीट के पाइप के ऊपर गया, उसने सोचा कि यार कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले दिन सोचा 40 फीट के पाइप के ऊपर को वो उस पार जाने की कोशिश करी, उसे थोड़ी घबराहट भी हुई, प्रॉब्लम भी हुई, क्योंकि यहां पर ऊंचाई काफी बढ़ गई थी। 40 फीट पर उसे परेशानी हुई, तो 40 फीट के ऊपर उसने दबा के प्रैक्टिस की। ठीक है, डेली प्रैक्टिस की। उसके बाद उसने सोचा कि हाँ 40 फीट में मैं परफेक्ट हो गया, आराम से जा पा रहा हूं, तो 50 फीट के ऊपर प्रैक्टिस की, एंड देन 60 फीट वाले पाइप के ऊपर वो गया। उसे वहां पर डेफिनेटली प्रॉब्लम होती, क्योंकि ऊंचाई है, तो 60 फीट के ऊपर उसने दबा के प्रैक्टिस की। 10 दिन जम के प्रैक्टिस उसने 60 फीट के ऊपर करी। रिस्क तो डेफिनेटली लेना पड़ा, क्योंकि ऊंचाई है भाई, तो रिस्क उसने लिया और 60 फीट के ऊपर प्रैक्टिस करी। ये नहीं कि डेली आता 10 फीट 20 फीट के ऊपर प्रैक्टिस करता, नहीं, डेली आता 60 फीट के ऊपर प्रैक्टिस उसने की, क्योंकि उसे प्रॉब्लम यहां पर हो रही थी 60 फीट चलने में, कि अगर 10 दिन बाद गुरुजी ने यह बोल दिया कि भाई 60 फीट वाले ऊंचे पाइप के ऊपर को जाके दिखाओ, तो मैं जा सकता हूं। लेकिन सभी लोग क्या कर रहे थे, डेली 20 फीट 30 फीट के पाइप के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि इससे ऊपर जाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। भले ही डेली पूरा दिन 6-6 8-8 घंटा डेली प्रैक्टिस कर रहे थे, सभी स्टूडेंट टाइम दे रहे थे, लेकिन नीचे वाले पाइप पर रिस्क लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। अब 10 दिन पूरे बीत जाते हैं। उनके टीचर गुरुजी बोलते हैं कि हाँ चलिए आप सभी को 50 फीट वाले पाइप के ऊपर को चल के दिखाना है।
तो भाई सबके यहां पर तोते उड़ गए, सबने तो भाई 20 फीट 30 फीट पर प्रैक्टिस कर रखी थी, इसके ऊपर कोई नहीं गया था। तो भाई सबने हाथ उठा दिया कि भाई मैं नहीं इसके ऊपर को जा सकता क्योंकि बहुत ऊंचाई है और हमने तो प्रैक्टिस ही नहीं की यहां तक पहुंचने की। तो जो एक बंदा था, एक स्टूडेंट था, ऑब्वियसली 60 फीट पर उसने प्रैक्टिस कर रखी थी और उसको पता था 60 फीट के ऊपर अगर मैंने प्रैक्टिस कर ली तो जो उसके नीचे वाले हैं इनके ऊपर मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर मैं हाई लेवल पर पहुंच रहा हूं तो नीचे के लेवल ऑलरेडी मेरे क्लियर हो जाएंगे। तो उसने तो दौड़ के फटाक से 50 फीट के ऊपर गया और उसको प्रॉपर जो अवार्ड वगैरह मिलना था वो किया। तो अब इस एग्जाम्पल से आप क्या समझे, स्टूडेंट को पता तो चल गया कि हाँ भाई ये हमारा टास्क है, ये हमारा पूरा सिलेबस है, लेकिन ये नहीं पता था कि कौन से पाइप के ऊपर को गुरुजी परीक्षा में चलने के लिए बोल दें। उनको प्रैक्टिस सभी के ऊपर करनी थी, बस सब लोग यहां पर यहां तक सीमित रहे। बस एक ही स्टूडेंट था जिसने सोचा कि हाँ अगर मैं ऊपर वाले के ऊपर प्रैक्टिस कर लूं, थोड़ी जान लगाकर अपनी कैपेसिटी थोड़ा आगे चला जाऊं, अपनी लिमिट को क्रॉस करूं, थोड़ा रिस्क लूं, तो हाँ ये मेरे लिए कुछ नहीं है। तो उसने ये किया। अब समझने की कोशिश करिएगा आप कहां पर गलती कर रहे हो, आप भी यहीं पर गलती कर रहे हो। आप सभी को पता है कि हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस ये है, बहुत बड़ा सिलेबस है, 4 सब्जेक्ट हैं, इसमें से क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि भाई कौन सा टॉपिक एग्जाम में आ जाए। टफ टॉपिक भी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इजी क्वेश्चन इजी टॉपिक से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बेसिक के ऊपर आपने प्रैक्टिस कर रखी है, बेसिक आप निकाल लोगे। अगर टफ के ऊपर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो आपसे नहीं निकलेगा। अब गलती आप कहां पर कर रहे हो ये सुनिएगा, आप गलती इन्हीं स्टूडेंट वाली कर रहे हो। आप क्या करते हो बताइएगा, आप ऐसा करते हो या फिर नहीं। जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फॉर्म निकले तो फॉर्म भरते ही आप प्रैक्टिस करने लग जाते हो। आपका टारगेट ये रहता है कि भाई ये मेरा पूरा सिलेबस है 4 सब्जेक्ट का, बस एग्जाम से पहले मुझे ये कवर करना है। आपने प्रॉपर टारगेट बना लिया कि डेली 6-6 7-7 घंटा मैं प्रिपरेशन करूंगा, 2-3 महीने तक एग्जाम में क्रैक कर लूंगा। बहुत बढ़िया बात है, इतना टाइम आप दे रहे हो, लेकिन अगर आप डेडिकेटेडली डेली 3-4 घंटा भी दे रहे हो ना तो बहुत होता है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। लेकिन वो जो टाइम दे रहे हो वो सही तरीके से देना चाहिए आपको। तो आपका टारगेट ये रहता है कि बस सिलेबस क्रैक करना है, सिलेबस कवर करना है। एग्जाम से पहले आपकी रेस लग जाती है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। सब लोग यही सोचते हैं। फिर डेली आप सोचते हो कि आज प्रॉफिट एंड लॉस से मैंने 100 क्वेश्चन सोल्व कर दिए, बहुत बड़ी बात है, और एक्सेल आज मैंने पूरी क्रैक कर दी। तो ये आपका प्रॉपर टारगेट रहता है ना, यही लग जाते हैं। फिर कोई नया एग्जाम आया, ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, दूसरे एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो, फिर शुरू से सिलेबस उठा के लग जाते हो उसको कवर करने में। फिर तीसरे एग्जाम के लिए शुरू से सिलेबस उठाते हो और फिर कवर करने में लग जाते हो। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती, आपको ये कभी नहीं करना। आपको प्रॉपर चीजें एनालाइज करनी है, ठीक है। सोचना है पहले इस स्टूडेंट की तरह कि भाई करना क्या है, सिलेबस मेरा ये है और मेरा टारगेट क्या रहना चाहिए। अगर आपका बेस लेवल क्लियर है तो उसके ऊपर प्रैक्टिस करने की जरूरत क्या है, उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत क्या है। आपको सिलेबस को एनालाइज करना है। जो इग्नोरेबल चीज है, जैसे कि इन सभी स्टूडेंट के लिए इग्नोरेबल ये था, इग्नोरेबल टास्क ये था, इग्नोरेबल टास्क ये था। यहां पर रिस्क लेने की जरूरत थी, यहां पर जाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, सबको यहां पर जाने में डर लग रहा था। तो जो चीज वे ऑलरेडी कर चुके थे पहले 2-3 दिन में, इनके ऊपर वो चल पा रहे थे, सब इनके ऊपर ही डेली आके प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसी ने भी रिस्क नहीं लिया इनके ऊपर जाने का, इनके ऊपर प्रैक्टिस करने का। सब डेली आते इनके ऊपर ही प्रैक्टिस करते। यही गलती आप करते हो। आप डेली प्रिपरेशन उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो जिनको आप सोल्व कर पाते हो, और मजा भी आता है उन क्वेश्चन को सोल्व करने में, क्योंकि बाद में एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ मैंने प्रिपरेशन करूं, इतने सारे मैं क्वेश्चन सोल्व कर पाया, ठीक है। ये सेटिस्फैक्शन आपके माइंड में रहता है, तभी आप बुक को क्लोज करते हो। लेकिन फ्रेंड्स मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना है, मान लीजिए मैथ्स ही है हमारा, कोई भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, पहले तो भाई मैथ्स के टॉपिक को एनालाइज करिए। जो इग्नोरेबल टॉपिक है ना, इग्नोरेबल का मतलब है कि जिन टॉपिक को पढ़ने का मन नहीं करता, जो आपसे आते नहीं, जिनमें आप ऑलरेडी वीक हो, हमेशा आप इग्नोर करके चले जाते हो कि भाई ये मुझे समझ नहीं आएगा, ये इस टाइप के क्वेश्चन मुझसे सोल्व नहीं होते, 1-2 क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, उसको छोड़ देंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा 4-5 मार्क्स कट जाएंगे। उन्हें कहते हैं इग्नोरेबल क्वेश्चन या फिर इग्नोरेबल टॉपिक। आपको वही सभी इग्नोरेबल टॉपिक या फिर इग्नोरेबल क्वेश्चंस के टाइप निकाल लेने हैं, अलग निकाल लेने कि भाई ये वाले वीक टॉपिक है, बाकी तो मेरा बेस कॉन्सेप्ट मजबूत है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन है इस टॉपिक से, ये मुझसे सोल्व नहीं होते। आपको उन्हीं के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। हमेशा लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करते हुए आपको चलना है। जैसे कि आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन लेकर बैठे, पूरा चैप्टर खोला, उसके अंदर 200 क्वेश्चन है मान के चलिए, आपने
शुरू से क्या, पहला क्वेश्चन देखा, पहला क्वेश्चन पढ़ा, आपके माइंड को पता चलेगा कि हाँ इस तरीके से सोल्व होगा, आंसर आ जाएगा। तो उसको यार रफ के ऊपर आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, माइंड ने सोल्व कर दिया काफी है। दूसरा क्वेश्चन देखा, पढ़ा, आपके माइंड में इमेज बन गई कि हाँ भाई ये तो ऐसे ऐसे सोल्व होगा, मैंने पहले भी कर रखा है, छोड़ दीजिए, उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। काफी सारे लोग क्या करते हैं, पता चल गया क्वेश्चन पढ़ते कि क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व होगा, ये कैलकुलेशन लगेगी, नहीं उसको भी बैठ के टाइम वेस्ट करेंगे, उसको भी लिख के सोल्व करेंगे, जबकि ऑलरेडी 1000 बार 20,000 बार आपने उसको सोल्व कर रखा है। ऐसा नहीं करना, ऐसे तो आपका हमेशा टाइम वेस्ट होता रहेगा। जब देखा पहला क्वेश्चन हो रहा है तो छोड़ दीजिए, दूसरा क्वेश्चन हो रहा है छोड़ दीजिए, तीसरा चौथा, ऐसे क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे। जो भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि हाँ ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये मेरे दिमाग में इमेज नहीं बन पा रही है कि ये किस तरीके से सोल्व होगा, उस क्वेश्चन को गोल करिए और उस क्वेश्चन को नोटबुक में पेन के थ्रू सोल्व करने की कोशिश करिए, उस क्वेश्चन में अपना दिमाग लगाने की कोशिश करिए। सेम कॉन्सेप्ट यही है, ऊंचाई पे चढ़ने से डर लगता है, ठीक है, तो जब आप टफ के ऊपर काम करोगे ना, जो इजी पोर्शन है वो ऑलरेडी कवर हो जाएगा। जैसे अगर इसके ऊपर एक बार प्रैक्टिस कर ली तो ये आपके ऑलरेडी हो जाएंगे, इसके ऊपर प्रैक्टिस करने के बाद इनके ऊपर आराम से कोई भी चल सकता है, क्योंकि उसने हाई लेवल की प्रैक्टिस कर रखी है। अगर आप एक प्रॉपर टॉपिक से टफ क्वेश्चन, जो हाई लेवल के क्वेश्चन है, जो हार्ड क्वेश्चन है, उनके ऊपर आप प्रैक्टिस कर लो, उनको सोल्व करना सीख जाओ, तो जो इजी क्वेश्चन है ना, बेसिक क्वेश्चन है, वो आराम से सोल्व हो जाएंगे, उनके ऊपर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती। तो मैं यही कहना चाहूंगा, ये टारगेट मत बनाइएगा कि भाई फटाफट मेरे को तो बस सिलेबस कवर करना है, उनमें से कुछ टॉपिक आप छोड़ते हुए चल रहे हो, कुछ टॉपिक आप एक बार रिवाइज करते हो, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसी को बार बार रट्टा मारते हुए जा रहे हो। तो ऐसा नहीं करना, जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, जो वीक टॉपिक है, जो क्वेश्चन वीक है, उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और जो वीक टॉपिक टफ क्वेश्चंस हैं उनके प्रॉपर प्रैक्टिस करते टाइम उनके नोट्स भी बनाए, ताकि एग्जाम से पहले उनको आप एक बार रिवाइज कर सको। एक और चीज कहना चाहूंगा, काफी सारे लोग क्या गलती करते हैं बुक्स के मामले में, क्या गलती करते हैं। अब देखिए, एक मैथ्स की बुक रखते हैं, डॉक्टर आर एस अग्रवाल एस चंद की बुक आती है, मान लीजिए ये बुक है, शुरू से एक ही बुक लेके बैठे हैं, बार बार एग्जाम आता है, फॉर्म अप्लाई करते हैं, बार बार उसके क्वेश्चन को सोल्व करते आगे बढ़ जाते हैं, फिर वही बुक, कोई एग्जाम आया, फिर उसी बुक से क्वेश्चन को सोल्व करने लग जाते हैं। ये आपको नहीं करना। ये वही बात होगी, बार बार एक ही चीज के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो, जो चीज आप सीख गए, जिन चीजों को आप सोल्व कर सकते हो, बार बार उन्हीं से प्रैक्टिस कर रहे हो। मेरा कहना यह है कि अगर आपने आर एस अग्रवाल, डॉक्टर आर एस अग्रवाल एक बार एक बुक प्रॉपर कवर कर ली, एक बार दो बार, तो यार बुक थोड़ा चेंज करने की कोशिश करिए, ठीक है, दूसरी बुक लीजिए, ताकि नए क्वेश्चन आपको मिल सके। ज्यादा से ज्यादा नए क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। ये कुछ नहीं होता, एक बार बुक को कवर कर लिया, फिर दूसरी बार भी रट्टा मार रहे हो, फिर तीसरी बार भी रट्टा मार रहे हो, नया तो आपने यहां पर कुछ सीखा ही नहीं। जी, जो चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं उनके ऊपर बार बार रट्टा मार रहे हो। ऐसे ल्यूसेंट का केस होता है, लोग बोल तो रहे हैं 5-5, 6-6 बार ल्यूसेंट मैंने कवर कर ली, फिर प्रॉब्लम कहां पर है। ल्यूसेंट कवर कर ली तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो दूसरी बुक पढ़िए, उसमें आपको कुछ नया कंटेंट मिलेगा, जो ल्यूसेंट में मिस हो रखा है आपको उसमें मिलेगा, जो ल्यूसेंट में समझ नहीं आता, जो ल्यूसेंट में टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, दूसरी बुक में पढ़िए, वहां पर इजी लैंग्वेज में लिखा होगा, वहां पर कुछ पॉइंट आपको ज्यादा मिल जाएंगे, चीजें आपके माइंड में खुल के आएंगी। तो ये तरीका होता है, ये कुछ नहीं होता जो ऑलरेडी पढ़ रखे हो उसी पर बार बार रट्टा मार रहे हो। नया पढ़ने की कोशिश करिए, जो टफ है, जो आपको चैलेंज देता है कि हाँ भाई मैं तेरे से सोल्व नहीं होगा, उसी को सोल्व करिए। क्योंकि फ्रेंड्स, इतिहास तभी बनता है जहां पर लोग हार मान लेते हैं ना कि भाई ये मेरे से नहीं होगा, वही आप करने की कोशिश करो, तभी इतिहास रचा जाता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, यही आपको करा के देगा हर एग्जाम क्रैक, और आप अपनी ड्रीम रेपुटेड जॉब के ऊपर पहुंच जाओगे, ये मेरी गारंटी है। बस यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। फ्रेंड्स, इसको हम जिम कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। वो इसलिए जब कोई भी अच्छी बॉडी बनाने के पर्पज से जिम ज्वाइन करता है ना, तो उसको भी अपनी कैपेसिटी हिट करनी होती है, अपनी कैपेसिटी की जो लिमिट है वो क्रॉस करनी होती है। बॉडी ऐसे नहीं बन जाएगी। आप डेली जिम में जा रहे हो, आपको अपने बाइसेप्स अच्छे दिखाने हैं, आप डेली 10-10 किलो के डंबल 6-6 महीने तक मार रहे हो, लेकिन कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखी। इंप्रूवमेंट तब तक नहीं दिखेगी जब तक आप अपनी कैपेसिटी को हिट नहीं करोगे, खुद को फोर्स नहीं करोगे, खुद को पुश नहीं करोगे। अगर आपको अच्छी इंप्रूवमेंट देखनी है, शुरुआत में आपने 10-10 किलो के डंबल मारे, तो आपको धीरे धीरे अपना वेट बढ़ाना होगा। धीरे धीरे आपको 15 किलो के डंबल मारने पड़ेंगे, धीरे धीरे आपको 20 किलो के डंबल मारने पड़ेंगे, तब आपके बाइसेप्स का साइज बढ़ेगा। ऐसे कुछ नहीं होगा, आप डेली उसी चीज को रिपीट कर रहे हो, आपकी हैबिट पड़ जाएगी, आपकी मसल्स को हैबिट पड़ जाएगी, आप उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं डाल रहे हो, प्रेशर नहीं डाल रहे हो, तो कहां से इंप्रूव होगी। तो आपको खुद को पुश करना है, आपकी जो लिमिट है ना
उसको आपको हिट करना है, लिमिट को क्रॉस करना है, कैपेसिटी से आपको ज्यादा करना है, अपनी जो आपकी कैपेसिटी है ना उससे ज्यादा करना है। जो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे ना उन्हीं क्वेश्चन के पीछे हाथ धो के पड़ जाइए कि मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। चाहे कुछ हो जाए, लेक्चर देखिए, समझिए, सॉल्यूशन देखिए, किसी से पूछिए, लेकिन क्वेश्चन को कभी भी इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ना कि ये मेरे बस की बात नहीं, उसी के पीछे पड़िए। क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया ना तो उस टॉपिक के हर क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाओगे, क्योंकि आपने डायरेक्ट राजा को मारा है। ठीक है, तो सेना तो आपकी होनी है। तो फ्रेंड्स ये पूरा कॉन्सेप्ट है, आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए कोई भी प्लानिंग नहीं की थी वीडियो की, कल रात बैठा हुआ था तो अचानक से इसके बारे में सोचा, अपने थोड़ा पास्ट में गया जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता था, चीजों को एनालाइज किया और भी थोड़ा एनालिसिस किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तब जाके ये पॉइंट मैंने आपके लिए निकाला। आई होप आपको समझ आया होगा कि भाई करना क्या है और किस तरीके से करना है। तो चलिए यार, अब से आपको शायद बुक से इरिटेशन ना हो, ये प्रॉब्लम ना हो कि मैं पढ़ता जा रहा हूं 4-4, 5-5, 6-6 घंटे पढ़ रहा हूं लेकिन क्वालिफाई नहीं हो रहा है एग्जाम। पता चल गया होगा कि अगर आप 4 घंटे भी पढ़ रहे हो तो किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।